नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को जिस रोल्स रॉयस ने तेल टैंकर को जोरदार टक्कर मारी थी, उसमें मशहूर बिजनेसमैन और कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू मौजूद थे। घायल हैं, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस की रफ्तार काफी तेज थी। इस दुर्घटना में, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग घायल हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। ये करोड़ों की कार रोल्स रॉयस है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भरती कार ने यू टर्न ले रहे ऑयल टैंकर में टक्कर मारी। टैंकर पलट गया और इसमें सवार ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। जो विकास मालू है सर, जो रोल्स रॉयस में थे, उनकी स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? अभी वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उपचाराधीन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि खतरे से बाहर है विकास मालू? जी, अभी वो उपचाराधीन है, डॉक्टर ही उसके बारे में बता पाएंगे। एक चीज और आपसे सर ये समझना चाहते हैं, ये जो विकास मालू हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कुबेर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जी, ये रास्ता दरअसल गुरुग्राम की तरफ से आ रहा है, यानी दिल्ली की तरफ से आ रहा है, और इधर जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता। ये देखिए, ये निशान है जो उस दिन के हादसे के निशान हो सकते हैं। जिस तरीके से चक्का जो है वो सड़कों पे एक तरीके से घसरण खाया होगा, और आप ये समझिए कि यहाँ पर भी आप देखिए कि ये बिल्कुल निशान है यहाँ पे बने हुए। और इसी निशान के बाद ये पूरा वाकया निकल कर आया, जब दरअसल ये ट्रक यहाँ से, ये जो ऑयल टैंकर है वो यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। और ये यू टर्न कहाँ पर है वो हमारे सहयोगी सचिन दिखाएंगे। ये देखिए, ये यू टर्न है जहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था और ये टक्कर हुई। ये यू टर्न यानी आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता हो जाता है। ये यू टर्न है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यू टर्न अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसी यू टर्न लेने के समय में ये पूरा वाकया निकल के आया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आए हैं। इस घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गौतम फिलहाल खाट पर हैं, ठीक से न बोल पा रहे हैं और न ही चल फिर सकते हैं। घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस ने गौतम का बयान दर्ज नहीं किया है, लेकिन एनडीटीवी की टीम ने उनसे उनका आंखों देखा हाल जाना। टर्न लिया, उसके बाद गाड़ी आई थी, टक्कर मार दी, और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी आपको रोड पे। तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा था उसका? 190 190-200 के आसपास आपको लग रहा था कि बहुत तेज आई, और टक्कर लगी तो ट्रक क्या हुआ फिर? पलटी खा गया। तो गलती आप लोगों की थी या उस गाड़ी वाले की थी जिसने टक्कर मारी? इस गाड़ी वाले की। कैसे गलती, क्या आप समझ रहे हैं कि गलती रही होगी उसकी? तब से नहीं, एकदम न मुड़े, एकदम आए गाड़ी। गौतम फिलहाल इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और परिवार कह रहा है पैसे नहीं तो इलाज कैसे करवाएंगे। अब इस ठीक हो जाए और क्या इलाज चल रहे कराया जाए इसका। आप इलाज नहीं करवा पा रहे ठीक से? तो पैसा ही नहीं है तो क्या करवाएंगे, करवाएंगे। यही करता था, यही लाता था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और रोल्स रॉयस के ड्राइवर से पूछताछ के जरिए इस दुर्घटना की गुत्थी सुलझाने की शुरुआती कोशिश हो रही है। हालांकि हरियाणा के नगीना थाने में मामला 3 अलग-अलग धाराओं में दर्ज है। रफ्तार की मार 3 परिवारों पर पड़ी है, 2 जिनकी मौत हो गई और तीसरा जो बिस्तर पर जिंदगी मौत से जूझ रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी 2003 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में 2007 से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और यूपी सरकार ने उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। देखिए क्या है पूरा मामला। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी 17 साल बाद रिहा होने जा रहे हैं। उन्हें 2003 में हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या का मुजरिम पाया गया था। समय से पहले इस रिहाई की वजह यूपी सरकार का आदेश है, जिसमें उनके 17 साल से लगातार जेल काटने और अच्छे व्यवहार की बात कही गई है, और कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की रेमिशन नीति का हवाला दिया गया है। शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के रिहाई आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन मधुमिता की बहन की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। उत्तर
प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। बीते 6 महीने से अमरमणि और उनकी पत्नी बुरी सेहत के हवाले से गोरखपुर अस्पताल में भर्ती हैं। गैंगस्टर नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी 2003 की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या लखनऊ में हुई थी। हत्या के समय अमरमणि त्रिपाठी मायावती सरकार में मंत्री थे। 2007 में त्रिपाठी और उनकी पत्नी को हत्या की साजिश के लिए सजा सुनाई गई। अपने राजनीतिक सफर में त्रिपाठी कई दलों से जुड़े रहे। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल, योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पर फीका पड़ने लगा। तो अब अमरमणि की भी जरूरत पड़ेगी। अगर वोट का मूव हो जाए तो पसमंदा मुसलमान में मुख्तार अंसारी की भी जरूरत पड़ेगी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड अपने समय का सबसे चर्चित मामला था। 9 मई 2003 को लखनऊ में कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। तब वो 24 साल की थी और माना जाता था कि त्रिपाठी की प्रेमिका भी थी। वो मां बनने वाली थी और कथित तौर पर अमरमणि त्रिपाठी उसके बच्चे के पिता थे। सीबीआई ने जब ये केस अपने हाथ में लिया तो फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई। त्रिपाठी के असर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लखनऊ से देहरादून ट्रांसफर कर दिया। गोरखपुर से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में नसों की दुर्लभ बीमारी जीबीएस का तेजी से फैलाव हुआ था और इस कदर हुआ था कि हेल्थ इमरजेंसी यहां पर लागू करनी पड़ी थी। अब चिंता की बात यह है कि ये जो दुर्लभ बीमारी है उसकी मौजूदगी आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दर्ज की गई है और इसका फैलाव हो रहा है। 35 से ज्यादा मरीज निजी और सरकारी अलग अलग अस्पतालों में मिलाकर देखें तो वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बीते साल की तुलना में जो ये दुर्लभ नसों की बीमारी है उसमें 40% से ज्यादा की बढ़त इस बार दिख रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नसों की दुर्लभ बीमारी जीबीएस यानी गियां-बरे सिंड्रोम का फैलाव मुंबई में तेज होता दिख रहा है। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 35 से ऊपर ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है। बीएमसी के नायर अस्पताल में बीते कुछ दिनों में 10 मरीज भर्ती हुए, ज्यादातर 20 से 40 साल के। अस्पताल के न्यूरो विभाग के प्रमुख डॉक्टर राहुल चकोर बताते हैं कि जीबीएस के मरीजों में करीब 40% वृद्धि दिख रही है। इस साल 30 से 40% ज्यादा मरीज हम देख रहे हैं जीबी सिंड्रोम के। ये हो सकता है कि कुछ ये जो वायरल इन्फेक्शन का अभी एक एपिडेमिक जैसा चल रहा है, सर्दी खांसी का, उल्टी जुलाब का, तो उसकी वजह से इसका ये जीबी सिंड्रोम के मरीज ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन कोविड के बाद जनरली ही इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस जो है जिसमें शरीर की प्रतिकार शक्ति अपने नसों के ऊपर अटैक करती है, वो केसेस हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने ये एचडीयू का ये यूनिट शुरू किया है जिसमें काफ़ी सारे इम्यून मीडिएटेड डिजीज के पेशेंट रहते हैं। जीबीएस एक जानलेवा बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम पर ही हमला कर देती है। इंसान की पूरी नसों पर हमले की वजह से शरीर में सुन्नता, झुनझुनी और कमजोरी जैसी दिक्कत होने लगती है। ऐसी गंभीर स्थिति में लकवा हो जाता है। कुछ घंटों या दिनों में हालत गंभीर हो जाती है। ज्यादातर लक्षण 2 हफ्ते में दिखाई देने लगते हैं। तीसरे हफ्ते तक व्यक्ति 90% तक कमजोर हो जाता है। सांस की दिक्कत बड़ा लक्षण है। पेशे से ड्राइवर 28 साल के लल्लन शाहू को 1 हफ्ता पहले कमजोरी और फिर तुरंत लकवा जैसे लक्षण महसूस हुए। फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए गए, अब बेहतर हैं। 57 साल के नौकरी पेशा बाला सावंत भी 2 हफ्ते पहले अचानक ऐसे ही लक्षण के शिकार हुए। नायर अस्पताल में इलाज जारी है। डैड वीकनेस है, उनको चलने में तकलीफ हो रहा था, फिर बैठने उठने में भी तकलीफ हो रहा था। इफ अगर वो चेयर पे बैठ रहे हैं तो वो खुद से उठ नहीं पा रहे थे, तो उनको लिफ्ट मतलब सपोर्ट देना पड़ रहा था। इसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या है एग्जैक्टली। पहले मैं स्टार्टिंग में मेरा लेफ्ट पाँव जो था उसमें पहला दर्द हुआ,
फिर लेफ्ट हाथ में दर्द हुआ, फिर राइट पाँव में दर्द हुआ, फिर राइट हैंड में दर्द हुआ। फिर जब दर्द हुआ तो फिर मैं सुबह के टाइम में घर में पानी भरने के लिए गया, तो पानी उठाया तो उठा नहीं पा सका मैं। फिर मेरे को सस्पिशन आ गया कि कुछ तो इसमें हो गया प्रॉब्लम, तो फिर मैं डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए गया। फिर डॉक्टर के पास सलाह लिया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बॉडी लॉस करके आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ पे एडमिट हो जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आईसीयू में जीबीएस के युवा मरीज भी दिख रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल ने भी नसों की इस दुर्लभ बीमारी जीबीएस के 8 से ज्यादा मरीज देखे हैं। पिछले एक महीने में जीबीएस जो हमने देखे हैं, करीब 7-8 पेशेंट्स हमने देखे हैं और 2 पेशेंट्स ओपीडी में भी देखे हैं। ये जो नंबर्स है ये पिछले साल के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा है। जीबीएस की जो इंसिडेंस है वो बड़ी है, सीवियरिटी भी बड़ी है। जानकार देख रहे हैं कि कोरोना के बाद ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियों का चलन बढ़ा है। हालांकि इसके कनेक्शन पर और शोध की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक स्कूल का वीडियो सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम छात्र को कैमरे पर थप्पड़ मारा जा रहा है। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर ने छात्रों से थप्पड़ मारने को कहा। इस मामले में सरकार ने जांच की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम एंगल की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हों इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है। उसमें 2 टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है। ये दो उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर वीडियो वायरल में ये आरोप भी लग रहे हैं कि जिस बच्चे की पिटाई हो रही है वो मुस्लिम है और जो बच्चे पीट रहे हैं हिंदू। नहीं, ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं। ये जांच का विषय है और कल हमारी टीम इसमें जांच भी करेगी और ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी है। तो उसके बाद जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। घर में स्कूल चलाया जा रहा है, मान्यता प्राप्त है कैसे? अभी ये यूडाइस पे तो ये स्कूल दर्ज है। इसके मानक भी चेक कराए जाएंगे। मान्यता हुई है, अगर इस समय 2019 की मान्यता है। अब देखते हैं इसमें रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है इसका। किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो 2 टीचर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें जिनके देखा देखी जो बता रहे हैं बच्चों को करने के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और अब आइए बात करते हैं G20 बैठक की। दिल्ली में G20 की जो बैठक होने जा रही है उसको देखते हुए विदेशी मेहमानों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इन्हीं मेहमानों के लिए नई दिल्ली इलाके में जो सामान्य ट्रैफिक है उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। तो G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में G20 के 2 दिनों की बैठक के लिए 3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज को तैयार किया जा रहा है। G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम हो रहा है।
इंडियन ट्रेवल एंड टूर एसोसिएशन के सदस्य इकबाल सिंह की माने तो लग्जरी गाड़ियां मुंबई से लेकर राजस्थान, पंजाब तक से मंगाई जा रही हैं। विदेश मंत्रालय पिछले 1-1.5 महीने से टेंडर्स निकाल रहा है। उनको काफ़ी बल्क में रिक्वायरमेंट है बसेस की, टेम्पूस की, इवन लग्जरी कार्स। तो लग्जरी कारों की बहुत डिमांड है। इतनी डिमांड है कि दिल्ली के ऑपरेटर इस डिमांड को पूरी नहीं कर सक रहे हैं। मुंबई, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बहुत सारी जगहों से गाड़ियां आ रही हैं, तभी ये गाड़ियां पूरी हो पाएंगी, अदरवाइज डिमांड बहुत ज़्यादा है। विदेशी मेहमानों के लिए इन लग्जरी कारों में सुरक्षा से लेकर आराम तक के तमाम फीचर्स हैं। कुछ खासियतें हमने भी जानने की कोशिश की। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, तमाम सारे सेंसर लगे हुए हैं जो इस गाड़ी को खास बनाते हैं। ये आप देखिए रूफटॉप है, अगर इसको ऐसे आप करिए तो ये आप देखिए कि रूफटॉप अपने आप हाथ के इशारे भर से जो है वो बंद हो रहा है और खुल रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें सीट्स हैं। अच्छा, ये आप देखिए, ये सीट्स में हम आपको किसी भी तरह का मसाजर, ये मसाज है, अभी वेव मसाज है, हम वेव मसाज पे दबाएंगे और ये आपकी सीट है और ये हमारी सीट है। आप फील करिए कि आपको मसाज हो रहा है, पीछे होके बैठिए आप। अच्छा, ये वेब मसाज जी, हाँ, कमर से पैर में ये सारा मसाज हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के 35 से ज्यादा लग्जरी होटल बुक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक विदेशी डेलीगेट्स को जहां पूसा रोड पर मिलेट्स से रूबरू करवाया जाएगा, वहीं जयपुर हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी वजह से नई दिल्ली इलाके में 9 और 10 सितंबर को आम लोगों के घूमने और खरीदारी करने पर रोक रहेगी। एयरपोर्ट से होटल्स जाएंगे। 9 तारीख को शिखर सम्मेलन का प्रारंभ होगा भारत मंडपम में और पूरे दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा। शाम के समय जो है वापस होटल जाएंगे और फिर एक गाला डिनर के लिए जो है सेम वेन्यू पर आएंगे। 10 तारीख को सभी जो महामहिम राष्ट्राध्यक्ष और है वो राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अपने अपने होटल से विदेशी मेहमानों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए नई दिल्ली इलाके को जोड़ने वाली कई सड़कों को बंद किया जाएगा। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।